आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑयल कार्गो कैलकुलेशन से रिलेटेड। तो जब भी हम लोग अपना कार्गो का पेपर देते हैं तो उसमें दो न्यूमेरिकल आते हैं, एक तो अपना ड्राई कार्गो से होता है और एक होता है ऑयल कार्गो से। तो आज उसके बारे में बातें करने वाले हैं। तो जब भी ऑयल कार्गो का कैलकुलेशन आएगा तो हम लोग थोड़ा सा पहले रिवीजन कर लेते हैं कि ऑयल कार्गो के कैलकुलेशन में हम लोग को क्या क्या फॉर्मूला या सब कुछ यूज़ होने वाला है। तभी सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स सबको पता होता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और जब एरिया ऑफ स्क्वायर पूछेगा तो जो साइड है उसका स्क्वायर होता है। और अगर हम लोगों से को न्यूमेरिकल में एरिया ऑफ रेक्टेंगल ट्रायंगल पूछता है तो उसको हम लोग ये वाला फार्मूला से यूज़ करके निकाल सकते हैं। जो एरिया है √s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और अगर हम लोगों को वॉल्यूम पूछता है सिलेंडर का, ठीक है ना, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, फार्मूला है πr²h। अभी इसके बाद हम लोगों को पता है कि जो डेंसिटी होता है इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। तो अगर हम लोग को मास निकालना है तो वो होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हमको पता है कि जो मास जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो उसके लिए जो डेंसिटी है, अगर सपोज करो कि जो भी ऑयल कार्गो है, अगर उस ऑयल कार्गो का डेंसिटी 20 डिग्री सेल्सियस पे लोड किए हैं तो उसका वॉल्यूम जो होगा वो भी हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट करेंगे, तब जा कर के जो मास होगा वो उसका हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। वही यहाँ पे लिखे हैं कि जो वॉल्यूम होता है और डेंसिटी होता है वो हमेशा सेम ही टेम्परेचर पे होना चाहिए। अभी सपोज़ करो कि कोई एक टैंक है, ठीक है, उसमें पूरा ऑयल भरा हुआ है, हम लोग टैंक फुल लोड किए हैं। तो अगर उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम कब बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ने से। सपोज़ करो कि हमने 28 डिग्री सेल्सियस पे कार्गो लोड किया और अभी वॉयज में टेम्परेचर हो गया 38 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो राइज ऑफ टेम्परेचर 10 डिग्री का हुआ, तो उस टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, वो कमना शुरू हो जाता है। और इसी का रेसिप्रोकल होता है कि अगर उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है तो उसका टेम्परेचर घट रहा है। यानी कि अगर मान लो 38 पे हम लोग लोड किए थे और अभी 28 डिग्री सेल्सियस पे आ गए, तो 10 डिग्री का टेम्परेचर उसका डिक्रीज़ किया, तो उसके कारण जो टेम्परेचर में ड्रॉप हो गया तो उससे उसका वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो जाता है, बट उसका डेंसिटी होता है वो इंक्रीज़ करना स्टार्ट। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर्स के, और जो डेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर्स का। यहाँ पे देख लो। अभी सपोज करो कि जो हम लोगों को दो ही न्यूमेरिकल आएगा, एक पहला न्यूमेरिकल क्या पूछेगा जिसमें हम लोगों को VCF कैलकुलेट होना होगा। VCF क्या है, उसको हम लोग वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर बोलते हैं। और एक दूसरा न्यूमेरिकल हम लोगों से पूछा जाएगा जिसमें हम लोगों को VCF कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं होगा, उसमें डायरेक्टली डेंसिटी करेक्शन फैक्टर दिया होगा और हम लोग क्या करेंगे, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें फर्स्ट वाले में क्या करना, जो VCF है ना, उसके लिए जो डेंसिटी लिया जाता है वो 15 डिग्री सेल्सियस के लिए लिया जाता है। यानी कि जो 15 डिग्री सेल्सियस को हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोला गया है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कभी भी VCF के लिए जो 15 डिग्री सेल्सियस का वो हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर्स माना जाता है। अभी हम लोग देखेंगे आगे न्यूमेरिकल में पता चलेगा। और जो VCF है वो हम लोगों को कहाँ से मिलेगा, तो जो ASTM टेबल है ना उसका 54 नंबर, ASTM का 54 नंबर पे ये VCF दिया हुआ रहता है। अभी मान लो कि अगर हम लोगों को वॉल्यूम निकालना है 15 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मान लो कि हमने 30 डिग्री सेल्सियस पे कार्गो लोड किया, तो जो 30 डिग्री सेल्सियस पे कार्गो लोड किया उसका जो वॉल्यूम है उसको हम लोग 30 डिग्री सेल्सियस के VCF से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वॉल्यूम को क्या करेगा, 15 डिग्री सेल्सियस पे चेंज कर देगा। यानी कि जो 15 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग क्यों कार्गो को कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि इसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर्स माना जाता है। तो VCF का यूज़ करके हम लोग किसी भी टेम्परेचर्स पे अगर हम लोग कार्गो को लोड किया, चाहे वो 10 डिग्री हो, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, ठीक है, तो उसका सेम VCF जो ASTM टेबल 54 से निकाल के अगर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोगों को 15 डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम मिल जाता है। अभी ये लास्ट में जो है कि जो मास जो होता है एयर में वो तो डायरेक्ट होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। बट अगर सपोज करो कि जो डेंसिटी है अगर वैक्यूम में दिया हुआ है, तो बस जो भी डेंसिटी वैक्यूम में न्यूमेरिकल में दिया है अगर उसको आप 0.0011 से माइनस कर देंगे उसमें से, तो वो जो होता है एयर का डेंसिटी आ जाता है। इंटू वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा।
अभी आगे हम लोग बात करते हैं कि जब भी किसी भी ऑयल कार्गो को अगर हम लोग लोड कर लिए हैं अपने जहाज़ पे, तो उसका जो मास है ना वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब उसका चेंज क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ उसका वॉल्यूम चेंज होता है, और वो भी टेम्परेचर्स के चेंज होने से। जो रिलेटिव डेंसिटी है वो डिक्रीज करता है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। ये भी हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। अभी किसी भी टैंक का अगर हम लोगों को वॉल्यूम निकालना है, तो उसको क्या करते हैं, जितना भी वॉल्यूम ऑफ ऑयल है प्लस फ्री स्पेस, अगर किसी भी टैंक में खाली जगह है, वो जितना भी खाली जगह है और जितना भी ऑयल लोडेड है उस टैंक में, उसको हम लोग वॉल्यूम ऑफ टैंक कंसिडर करते हैं। जीएसपी क्या होता है, उसको हम लोग ग्रोस स्टैंडर्ड वॉल्यूम बोलते हैं। यानी कि जो 15 डिग्री सेल्सियस पे जो भी वॉल्यूम हम लोगों को कैलकुलेट करके आएगा, उसको हम लोग जीएसबी के नाम से जानते हैं, जिसको ग्रोस स्टैंडर्ड वॉल्यूम बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि जो ग्रोस स्टैंडर्ड वॉल्यूम है वो रिमेंस कांस्टेंट एट ऑल टेम्परेचर्स। क्यों ये हमेशा कांस्टेंट है, क्योंकि ये 15 डिग्री सेल्सियस पे ही कैलकुलेट होता है। और जीएसबी निकालने का एक फार्मूला है जीओवी इंटू वी सी एफ। जीओवी क्या है, ग्रोस ऑब्जर्व वॉल्यूम। ग्रोस ऑब्जर्व वॉल्यूम क्या है कि आप किसी भी टेम्परेचर्स पे कार्गो लोड कर रहे हो, ऑयल कार्गो को, चाहे वो 10 डिग्री हो, 14 डिग्री हो, माइनस टेम्परेचर्स हो, कहीं पे भी लोड कर रहे हो, बस आप उसको उस सेम टेम्परेचर के वी सी एफ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो जी एस बी देता है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे, अगर उसी का वेट अगर हम लोगों को निकालना है मेट्रिक टन्स में, जो भी ऑयल कार्गो हम लोग लोड किए हैं, तो अगर जीएसबी तो सपोज करो कि हम लोगों ने फाइंड कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसका होता है वेट रिडक्शन फैक्टर। तो इस डब्ल्यू आर एफ से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम को, तो वो आ जाता है उसका टोटल वेट। तो वेट रिडक्शन फैक्टर कैसे निकलता है, डेंसिटी तो हम लोगों को दिया रहेगा न्यूमेरिकल में, अगर उसको 0.0011 से माइनस करेंगे। ये कब माइनस करना है, एक ही कंडीशन में, जब डेंसिटी क्या है वैक्यूम में दिया रहेगा। अगर वो डेंसिटी एयर का दिया है तो हम लोग सीधा डायरेक्ट डब्ल्यू आर एफ इक्वल टू डेंसिटी हो जाएगा, तो वहाँ पे उसको सीधा डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो वेट करेक्शन फैक्टर होता है उसको क्या है, डेंसिटी जो 15 डिग्री सेल्सियस जो वैक्यूम के लिए दिया है -0.0011, तो ये इसी का है वेट करेक्शन फैक्टर का। अभी ये सारे कुछ पॉइंट है, ये जो पीडीएफ है इसका वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, आप लोग वहाँ से इसे देख सकते हो। ये इतना अभी समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। अभी हम लोग सीधा न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, ठीक है। नंबर 1 न्यूमेरिकल की बात करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ट्रेंगुलर शेप का टैंक है, और उसका बेस कितना है 8 मीटर, 8 मीटर और 10 मीटर। सपोज करो कि ये अपना ट्रेंगल था, ठीक है। एक साइड उसका 8 मीटर है, दूसरा भी 8 मीटर है, और तीसरा साइड यहाँ कितना दिया 10 मीटर, ये इसका 10 मीटर है। और उसका हाइट दिया है वो 12 मीटर है, ठीक ना। तो ये देखो हमने हाइट उसका 12 मीटर कंसिडर किया है। और जो ऑयल हम लोग लोड कर रहे हैं उसका डेंसिटी दिया है 0.872 एट 15 डिग्री सेल्सियस, और ये वैक्यूम में दिया है। ये सारा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको देखना। अगर ये वैक्यूम में दिया है डेंसिटी, तो अभी आगे देखो, और उसको हम लोग लोड कर रहे हैं कितना पे 20 डिग्री सेल्सियस पे। और जो मिनिमम एलएच ऑफ 0.2 मीटर इज रिक्वायर्ड एट ऑल टाइम इफ़ द मैक्सिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द वॉयज इज 42 डिग्री सेल्सियस, what should be the LH at the load port and what is the ratio of empty space to filled space in the tank। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। पहला क्या पूछ रहा है इसमें कि भाई बताओ कि जो LH है वो कितना होगा लोड पोर्ट पे, ठीक है। और दूसरा कंडीशन में पूछ रहा है कि अगर जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 42 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, उस सिनोरियो में बोल रहा है कि LH जो है 0.2 से कम नहीं होना चाहिए। तभी हम लोग, इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सपोज करो कि ये अपना ट्रायंगल था, ठीक है। इसका जो एरिया है आप दो फार्मूला से निकाल सकते हो। सबसे पहले देख लो, पहले नंबर 1 की हम लोग बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो जो नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि सपोज करो ये ट्रायंगल है जिसका एक साइड 8 मीटर, दूसरा 8 मीटर और तीसरा 10 मीटर था। तो उसको हम लोग बाइसेक्ट कर दिए 2 इक्वल पार्ट्स में, तो एक 5 मीटर और दूसरा भी 5 मीटर हो जाएगा। तभी इसका में हम लोगों को ये जो हाइट है वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, ठीक है। अगर हम लोगों को ये सपोज करो कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है,
तो उसके लिए ये जो हाइट अगर हमको निकालना है तो अंडर रूट ऑफ जो ये 8 है उसका स्क्वायर -5 का स्क्वायर करेंगे, तो आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो इसका जो हाइट है 6.245 मीटर आ जाएगा। तो एरिया हम लोगों को निकालना था, तो एरिया ट्रायंगल का क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 हमको पता है, बेस कितना था, ये टोटल इसका एरिया बेस कितना है 10 मीटर है, और इसका हाइट कितना है इस ट्रायंगल का, तो वो है 6.245। तो ये अपना एरिया आ गया 31.225 मीटर स्क्वायर। ये आपका पहले पहले वाले से आया, मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक और आप यूज़ कर सकते हो, उसके लिए क्या करना है सिर्फ कि पहले एस का वैल्यू निकालो। एस क्या होता है, जो साइड है तीनों साइड है ए प्लस बी प्लस सी, उसको 2 से डिवाइड करो तो वो आ जाएगा आपको 30। तो अब एरिया निकालने के लिए जो ट्रायंगल का है वो फार्मूला अभी हम लोग शुरू में बात किए थे, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी है। जैसे ही आप इस पर ये कैलकुलेट करोगे तो आपका एरिया इतना आएगा 31.225। तो ये आप अगर कंपेयर करोगे तो ये ऑलमोस्ट दोनों जो किसी भी आप फार्मूला से निकालो एरिया, तो दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अभी आपको इसका एरिया निकल गया तो हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेट करना है। तो न्यूमेरिकल में हम लोगों को सबसे पहले क्या बोला था कि जो मिनिमम एलएच है वो हम लोगों को कितना मेंटेन करना है, 0.2 मीटर हम लोगों को एलएच मेंटेन करना है। तो आप यहाँ पे देखो, हमें लिखना पड़ेगा कि मिनिमम एलएच रिक्वायर्ड इज़ 0.2 मीटर। तो जो मैक्सिमम साउंडिंग होगा वो कितना होगा, 11.8 मीटर होगा। क्यों, और वो भी जो 11.8 मीटर है वो हम लोग मैक्सिमम टेम्परेचर जो 42 डिग्री सेल्सियस है उस पर होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में बोला था कि ड्यूरिंग द वॉयज जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 42 डिग्री सेल्सियस एक्सपेक्टेड है। और इसका 12 मीटर ही हाइट था उस टैंक का। तो अगर 0.2 मीटर का एल चाहिए तो 12 मीटर टोटल टैंक का हाइट था, तो 12 में से 0.2 माइनस करेंगे तो 11.8 मीटर उसका साउंडिंग आ गया। अभी जो वॉल्यूम होता है मैक्सिमम साउंडिंग पे, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना होता है, अगर एरिया आपको पता है, ठीक है, एरिया को आप उसका हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपका वॉल्यूम देता है। तो एरिया पता था 31.225 उस ट्रायंगल का, और इसका हाइट हम लोगों को पता चल गया कि 11.8 मीटर तक हम लोगों को लोडिंग करना है। तो ये जो इसका जो वॉल्यूम आ गया क्यूबिक मीटर में, ये हो गया इसका वॉल्यूम। लेकिन ये जो वॉल्यूम आया ना उसको हम लोग ग्रॉस ऑब्जर्व वॉल्यूम बोलेंगे एट 42 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब सपोज़ करो ये आ गया आपका 42 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन हम लोगों को चाहिए जीएसबी निकालना है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था कि अगर 42 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम है तो आपको 42 डिग्री सेल्सियस का वीसीएफ निकालना होगा। तो 42 डिग्री सेल्सियस का वीसीएफ कितना है, 0.9793। ये कहाँ से आया कि एएसटीएम टेबल 54 पे अगर डेंसिटी 0.8720 लेंगे तो वहाँ पे ये आपको शो करेगा। अभी हम लोग दिखाते हैं। अभी सपोज करो कि ये एएसटीएम टेबल आ गया, ठीक है, और हम लोगों को 0.8720 पे देखना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ गए एएसटीएम टेबल नंबर 54, और हम लोगों को 0.8720 पे 42 डिग्री सेल्सियस पे हम लोगों को वीसीएफ चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, ये है 0.870, ठीक है, और ये है 0.875। तो जो 8720 है ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अभी आप देखो कि सबसे आप अभी अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, यहाँ पे देखो 0.8720 से यहाँ पे जो पहला है 0.870 को, तो ये अप्रोक्स आता है 0.002, ठीक है। तो बट यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ऑलमोस्ट 0.005 है, ठीक है ना। और हम लोगों को कितने के डिफरेंस पे चाहिए, 0.002। अभी हम लोग नीचे में आओ, जब 42 डिग्री का टेम्परेचर्स पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखो ये है 42 डिग्री टेम्परेचर, तो 0.9792 है और 0.9795 है। तो हम लोगों को तो चाहिए था 0.005। यहाँ पे जो टोटल चेंज है उसमें इसमें कितना चेंज हो रहा है, 3 यूनिट का चेंज हो रहा है। 9792 से आ गया 9795 पे, तो हम लोग यूनिट पे कितना आ गया 3 डिवाइडेड बाई 0.005। लेकिन हम लोगों को कितने के लिए चाहिए, 0.002 के लिए चाहिए।
तो इसको क्या करेंगे, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्स आप जब ये कैलकुलेट करोगे ना तो अराउंड 1 के आसपास आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 0.9792 में हम लोग एक और जोड़ दिए, तो 0.9793 जो है हम लोग इसका VCF कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हम लोग क्या किए कि इसी VCF को हम लोग वहाँ पे लिख दिए। आप ये देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 0.9793, तो हम लोग ASTM टेबल 54 से कैलकुलेट कर लिए इस डेंसिटी के लिए। तो हम लोगों को यहाँ पे GSB आ गया। GSB का फॉर्मूला क्या होता है, GOV इंटू VCF, बस दोनों सेम टेम्परेचर पे होना चाहिए, यानी कि GOV 42 पे है तो VCF भी 42 को लिया हमने। अब हम लोग ऑब्जर्व वॉल्यूम को उसका VCF से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आ गया इसका स्टैंडर्ड वॉल्यूम हम लोगों को पता चल गया। अब देखो इस स्टैंडर्ड वॉल्यूम को आप लोगों को पता चल गया, तो इस वॉल्यूम को हम लोगों को क्या करना है, 20 डिग्री सेल्सियस पे चेंज करना पड़ेगा। क्यों 20 डिग्री सेल्सियस पे चेंज करना पड़ेगा, कि वो हम लोगों का लोडिंग टेम्परेचर है। तो VCF 20 डिग्री सेल्सियस के लिए आप फिर से जाओ ASTM टेबल 54 पे, तो ऑलमोस्ट आएगा इसका 0.9961, ठीक है। अब GSB पता था कि GOV इंटू VCF होता है, तो अगर हम लोग को ऑब्जर्व वॉल्यूम निकालना है 20 डिग्री के लिए, तो अगर हम GSB को डिवाइड करेंगे VCF 20 डिग्री से, हम लोग को ऑब्जर्व वॉल्यूम आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस के लिए। तो हम लोग क्या किए कि जो भी इसका ग्रोस स्टैंडर्ड वॉल्यूम था उसको हम लोग 20 डिग्री के VCF से डिवाइड किए, तो ये जो वॉल्यूम आ गया ये 20 डिग्री सेल्सियस के लिए हम लोगों को ग्रोस ऑब्जर्व वॉल्यूम आ गया। अगर वॉल्यूम पता है तो साउंडिंग पता चल जाएगा। साउंडिंग के लिए क्या करना है, जो भी वॉल्यूम है बस उसको एरिया से डिवाइड करो। ये हम लोगों को वॉल्यूम पता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों को मालूम है, यानी कि 11.6 मीटर का हम लोगों का साउंडिंग होगा जब हम लोग लोड कर रहे हैं। तो उस समय LH कितना हो जाएगा, टोटल हाइट था 12 मीटर का, उसमें से 11.6 आप माइनस करो तो 0.4 मीटर का इनिशियल साउंडिंग हुआ। कहाँ, जब लोड पोर्ट पे है तब। उसमें 2 नंबर पूछा था कि रेशियो भी बताओ कि जो एम्प्टी स्पेस है और फील्ड स्पेस है, एम्प्टी स्पेस कितना बचा 0.400, यानी कि जो आलेज है वही ना एम्प्टी स्पेस है, और उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हो इसका साउंडिंग से जो कि है 11.6 मीटर। तो जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये रेशियो आएगा 0.0425, या इसको आप रेशियो में चेंज कीजिएगा 1:29 आ जाएगा। जब आप वहाँ 11.6 को इससे डिवाइड कीजिएगा तो 1:29 आएगा। अब हम लोग दूसरे न्यूमेरिकल के लिए बातें करते हैं। इसमें क्या है कि दिया हुआ है कि एक टैंक है, ठीक है, और टैंक जो बना हुआ है वो कांस्टेंट एरिया का है और 10 मीटर डीप, यानी कि उसका जो हाइट है टैंक का वो 10 मीटर है, एंड हैज़ ए वॉल्यूम ऑफ 3000 क्यूबिक मीटर। तो उस टैंक का जो मैक्सिमम साउंडिंग है वो कितना दिया है, 10 मीटर, और उसका वॉल्यूम ऑफ टैंक हम लोगों को कितना दे दिया, 3000 क्यूबिक मीटर। अब हो रहा है कि जो हम लोग ऑयल लोड करेंगे, अगर उसका जो रिलेटिव डेंसिटी है 0.86 है, वो भी कितने पे, 30 डिग्री सेल्सियस पे। अब जब ऐसे टेम्परेचर, देखो ये 15 डिग्री पे तो नहीं दिया, हाँ, जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर था, ये देखना पे रहा है 30 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन इसके लिए आपको दे दिया है क्या, कि करेक्शन फैक्टर आप लोगों को दे दिया, जो कि 0.0006 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस पे। अब आपको ऑयल का डेंसिटी पता है, लेकिन बोल रहा है इज़ बीइंग लोडेड एट 38 डिग्री सेल्सियस। तो जो रिलेटिव डेंसिटी जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस पे दे दिया है, लेकिन हम लोगों को जो लोडिंग टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इफ़ एन अलावेंस ऑफ 2% ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑयल लोडेड इज़ टू बी मेड फॉर एक्सपेंशन। आप सपोज करो कि जितना भी ऑयल हम लोग लोड कर रहे हैं उसका बस 2% हम लोग को क्या कर देना है, अलावेंस करना है, यानी कि एम्प्टी रखना है। उस किसके लिए, वो भी वॉल्यूम ऑफ ऑयल के लिए, कि जब भी उसका एक्सपेंशन होगा उसके लिए रहने देना। तो फाइंड द एलेज ऑन द कंप्लीशन एंड मास ऑफ द ऑयल लोडेड। तो बस कुछ भी नहीं पूछ रहा, पहला क्या पूछ रहा है कि आप एलेज बताइए, और दूसरा क्या बोल रहा है, मास कैलकुलेट कीजिए कि कितना आपने वेट लोड किया। तो इसका हम लोगों को मैक्सिमम साउंडिंग पता था, इसका वॉल्यूम भी पता है, ऑयल का डेंसिटी दे दिया है कि 30 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, हम लोग को लोडिंग टेम्परेचर पता है कि 38 डिग्री सेल्सियस है, और जो एलेज जो होगा वो हम लोग हमेशा मैक्सिमम टेम्परेचर्स पे कंसीडर करेंगे। किसी भी न्यूमेरिकल्स में आप लोग एक चीज़ याद रखना, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है आप लोग उसी पे एलेज कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर क्या था, 38 डिग्री सेल्सियस, और वो भी लोडेड टेम्परेचर था, और उस समय क्या करना है कि 2% जो है वॉल्यूम ऑफ ऑयल जो हम लोगों को रहने देना है वो एक्सपेंशंस के लिए। तो हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, पहला एलएच और दूसरा मास। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ ऑयल हम लोग लोड किए 38 डिग्री सेल्सियस पे, वो कोई वॉल्यूम वी लोड की है, ठीक है।
तो जो v है प्लस 2% ऑफ v, यानी कि जो भी वॉल्यूम ऑफ फाइल हम लोग लोड किए उसी का 2% बोला कि वो एक्सपेंशन के लिए रहने देना है, तो उसका 2% भी बराबर होना चाहिए किसके, जो भी 3000 क्यूबिक मीटर टन, सॉरी जो भी इसका वॉल्यूम था 3000 क्यूबिक मीटर टैंक का। अभी आप जैसे ही v प्लस 2% ऑफ v ऐड करोगे तो वो आएगा 1.02 v और इस इक्वल टू 3000। तो अगर v को निकालना है हमको तो 3000 को 1.02 से डिवाइड करेंगे तो जो भी वॉल्यूम ऑफ आई लोड जो 38 डिग्री सेल्सियस पे आया यानी कि v है वो ये आ गया कि भाई हम लोग जो लोड कर सकते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑयल वो इतना ही है 2941.176। अब जो रिलेटिव डेंसिटी था अब हम लोगों को उसको 38 डिग्री सेल्सियस के लिए निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो उसमें तो हम लोगों को 30 डिग्री सेल्सियस के लिए ही दिया हुआ है रिलेटिव डेंसिटी, तो 30 डिग्री सेल्सियस के लिए कितना दिया हुआ था डेंसिटी 0.86, तो उसको हम माइनस करेंगे जो उसका करेक्शन फैक्टर था 0.006 से और इंटू करेंगे चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि हम लोग 38 पे निकालना है बट वो 30 डिग्री पे था तो 38 माइनस 30 किया। अभी याद सपोज करो कि यहाँ पे हम लोग माइनस ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी सपोज करो उसका टेम्परेचर तो कितना 30 डिग्री सेल्सियस और हम लोगों को चाहिए 38 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो जब ये टेम्परेचर उसका यहाँ 30 डिग्री से 38 डिग्री पे जब उसका 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा है तो टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम बढ़ने के साथ में उसका जो डेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए ये हम लोग यहाँ पे माइनस करना पड़ा, तो ये आ गया इसका डेंसिटी 0.8552। तो अभी हम लोगों को अगर मास निकालना है जो भी ऑयल हम लोग लोड किए वो क्या हो गया, जो भी वॉल्यूम हम लोग लोड किए थे उसको हम लोग 38 डिग्री सेल्सियस पे जो भी डेंसिटी है उससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 38 डिग्री सेल्सियस के लिए हम लोगों को पता है कि कितना उसका वॉल्यूम था और 38 डिग्री सेल्सियस पे हम लोगों को उसका डेंसिटी भी पता है। तो जब हम लोग वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसका मास आ गया कि भाई इतना मेट्रिक टन्स हम लोग उसको लोड कर सकते हैं कार्गो को। अब उसमें एम्प्टी स्पेस कितना बच गया 3000 क्यूबिक मीटर क्या था उसका मैक्सिमम वॉल्यूम था और हम लोग लोड कर चुके हैं इतना ऑयल। अब बच गया उसमें 58.824 मीटर खाली स्पेस है। अब तो जो एरिया ऑफ टैंक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर वॉल्यूम ऑफ टैंक है उसको हाइट ऑफ टैंक से डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम कितना था 3000 था और हाइट कितना था 10 मीटर था मैक्सिमम साउंडिंग, तो इसलिए 300 मीटर स्क्वायर उसका एरिया आ गया। तो अगर एलएच निकालना है उस टैंक का तो जितना भी एम्प्टी स्पेस है उसको हम लोग एरिया से डिवाइड कर देंगे, यानी कभी भी वॉल्यूम को अगर हम लोग उसका एरिया से डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को उसका हाइट आता है। तो वॉल्यूम हम लोग को पता था एलएच 58.824 उसका एरिया भी मालूम था, यानी कि जो एलएच होगा वो 0.196 मीटर होगा। तो मास ऑफ ऑयल लोडेड हम लोग को पता चल गया और उसका हम लोगों को एलएच भी मालूम है। अब हम लोग आते हैं दूसरे न्यूमेरिकल्स पे। ये उसी न्यूमेरिकल्स का है कि देखो उसका 10 मीटर मैक्सिमम हाइट था और 3000 उसका मैक्सिमम वॉल्यूम था टैंक का, ठीक है। उसका एरिया निकल गया जब वॉल्यूम को आप उसका हाइट से डिवाइड करो। अगर इसमें एम्प्टी स्पेस पूछ देता ना तो एम्प्टी रेशियो पूछता है एम्प्टी स्पेस का फील्ड स्पेस से, तो सेम आप करते जो भी एम्प्टी स्पेस का वॉल्यूम है और जो वॉल्यूम हम ऑक्यूपाइड है ऑयल से उसको आप लोग रेशियो निकालते तो 1:50 आता। और उसका एलएच का भी आप रेशियो निकालोगे जो 0.196 एलएच आया और जो उसका साउंडिंग होगा उसका रेशियो भी निकालोगे तो 1:50 आएगा। रेशियो निकालने के लिए क्या करना है बस 9.804 को आप डिवाइड करो 0.196 से और यहाँ पे क्या करो कि जो ये वॉल्यूम है बस इसको आप इस वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में बोलता है कि एक रेक्टेंगुलर टैंक है, ठीक है। उसका मैक्सिमम डेप्थ कितना हुआ है 22 मीटर है और उसका क्रॉस सेक्शन है 18 मीटर इंटू 18 मीटर। जो लोडिंग है इस कैरीड आउट एट 22। अभी हम लोग को लोडिंग का टेम्परेचर बता दिया कि भाई हम लोग 22 डिग्री सेल्सियस पे लोड करने वाले हैं और जो मिनिमम माइलेज है वो 1.5 मीटर चाहिए रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द वॉयज, जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है 38 डिग्री सेल्सियस। तो अब एक चीज़ तो कंफर्म है कि जो 1.5 मीटर का एलएच है वो हम लोग 38 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करना है और उसके लिए जो है ऑयल हम लोग लोड कर रहे हैं उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 0.81 15 डिग्री सेल्सियस पे
और उसका करेक्शन जो है वो दे दिया है 0.0006 पर डिग्री सेल्सियस पे। तो हम लोगों को क्या निकालना है, सबसे पहला बोल रहा है कि आप एलएच बताओ जो भी आप लोड पोर्ट पे थे, और आपको एलएच बताना है ड्यूरिंग वॉयज इफ़ द टेम्परेचर अनएक्सपेक्टेडली राइजेस अप टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों ही सिनेरियो में हम लोगों को एलएच ही बताना है। पहला हम लोगों को एलएच बताना है कि जब हम लोग लोड कर रहे थे, और दूसरा 41 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे जो 22 डिग्री का टेम्परेचर था और 41 डिग्री का टेम्परेचर था, ये तो हम लोगों को न्यूमेरिकल में पूछा है। यहाँ पे देखो, इसके लिए सबसे पहले करो कि जो हम लोग मैक्सिमम साउंडिंग कितना लोड कर सकते हैं जो भी, तो 22 मीटर उसका मैक्सिमम डेप्थ था, 1.5 मीटर हमें आले चाहिए, यानी कि जो हम लोग लोड कर सकते हैं वो है 20.5 मीटर का साउंडिंग तक ही ऑयल को लोड कर सकते हैं। अब हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ टैंक जो भी लोडेड है उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, उसका जो लेंथ है ब्रेथ है इंटू साउंडिंग कर देंगे। लेंथ इंटू ब्रेथ दिया हुआ था 18 इंटू 18, हम लोगों को अभी साउंडिंग पता चल गया, यानी कि इतना वॉल्यूम उसका आ गया 6642। अब जो डेंसिटी ऑफ ऑयल 38 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पे सपोज करो कि 38 पे क्यों बोल रहे हैं हम लोग निकालने, क्योंकि यहाँ पे देखो 38 डिग्री जो सेल्सियस था वो मैक्सिमम टेम्परेचर था जहाँ पे 1.5 मीटर का एलेज हम लोगों को निकालना था। लेकिन जो डेंसिटी दिया है वो है 15 डिग्री सेल्सियस पे, इसलिए हम लोग इस डेंसिटी को चेंज करेंगे 38 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे वही क्या है कि डेंसिटी हम लोग निकाल रहे हैं 38 डिग्री सेल्सियस पे। उसके लिए क्या करना है, जो भी 15 डिग्री सेल्सियस पे ऑयल का डेंसिटी था उसको माइनस किए 0.0006 जो कि करेक्शन फैक्टर दिया है, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं चेंज इन टेम्परेचर से। अभी आप सोचो कि 15 डिग्री सेल्सियस पे हमको डेंसिटी पता है, अब ये बढ़ के चला गया 38 डिग्री सेल्सियस पे। तो 15 से जब 38 पे आ रहे हो तो उसमें टेम्परेचर क्या हो, टेम्परेचर तो इंक्रीज़ किया, और टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हो गया, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करेगा। तो वॉल्यूम की इंक्रीज़ करने से क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज़ कर देता है। तो इसलिए 15 डिग्री पे जो 15 डिग्री सेल्सियस पे जो डेंसिटी था उससे कम होगा 38 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी, इसलिए यहाँ पे हम लोग माइनस कर रहे हैं। अब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आपका डेंसिटी आ गया। तो अगर हम लोग को मास ऑफ ऑयल लोडेड निकालना है तो जो भी वॉल्यूम था उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। वॉल्यूम 6642 पहले निकल गया, और ये यहाँ पे इसका डेंसिटी आ गया, तो ये इसका टोटल मास है। अब हम लोगों को डेंसिटी 22 डिग्री सेल्सियस पे चाहिए। भाई 22 डिग्री सेल्सियस पे क्यों चाहिए, काहे कि ये लोडिंग टेम्परेचर्स हैं, और उस लोडिंग टेम्परेचर्स पे भी निकालने के लिए इसको आप 0.81 जो उसका वो था 15 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी था, और ये उसका करेक्शन फैक्टर और चेंज इन टेम्परेचर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया उसका डेंसिटी। तो जो भी वॉल्यूम ऑफ ऑयल था लोड पोर्ट पे उसको क्या कैसे निकालेंगे, मास हमेशा याद रखना कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो मास को हम लोग क्या किया, डेंसिटी जो 22 डिग्री सेल्सियस पे उससे डिवाइड कर देते हैं। तो मास हम लोग को पहले से पता था, और यहाँ पे डेंसिटी मालूम ही है, तो ये निकल गया इसका वॉल्यूम कि कितना वॉल्यूम हम लोग लोड पोर्ट पे लोड कर लिए। अब वॉल्यूम निकल गया तो उसका एलएच निकल जाएगा। उसके लिए क्या करना है, जो भी वॉल्यूम लोड किए उसको उस टैंक का एरिया से डिवाइड कर देंगे 18 इंटू 18, तो ये इसका साउंडिंग आ गया कि हाँ सॉरी ये इसका साउंडिंग आ जाएगा, ठीक है ना, 20.255 मीटर साउंडिंग। और 22 मीटर उसका मैक्सिमम क्या था, मैक्सिमम हाइट था उस टैंक का। तो जब आप 22 मीटर में से माइनस करोगे 20.225, तो ये इसका एलएच आ जाएगा। तो पहला का आंसर तो आ गया कि जब लोड पोर्ट पे हम लोगों को एलएच कितना होगा। इसके बाद क्या पूछा था कि जब टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस पे चला जाएगा तो उस सिनेरियो में एलएच बताओ। तो हम लोगों को 15 डिग्री पे डेंसिटी पता था, और हम लोग को 41 पे चाहिए, तो फिर हम लोग क्या किए, जो भी 15 डिग्री का डेंसिटी है उसको जो करेक्शन फैक्टर दिया है इंटू मल्टीप्लाई कर दी हम लोग चेंज इन टेम्परेचर से। अब ये कैलकुलेट की तो ये डेंसिटी आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ ऑयल 41 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है, तो मास ऑफ ऑयल हमेशा कांस्टेंट है, और उसको डिवाइड कर दो डेंसिटी ऑफ 41 डिग्री सेल्सियस से। तो जैसे ही मास को 41 के डेंसिटी से डिवाइड करोगे तो ये इसका वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करो, जो भी वॉल्यूम ऑफ ऑयल है उसको आप उसका एरिया से डिवाइड करो, तो वो एक अप्रोक्स आ जाएगा 20.546 मीटर। तो जो मैक्सिमम साउंडिंग 22 मीटर था उससे आप माइनस करोगे इसका साउंडिंग को, तो ये आ गया 1.454 मीटर। तो ये अलग हो गया सेकेंड का आंसर। तो आप बस फाइनली में लिख दो कि जो
22 डिग्री सेल्सियस पे एल क्या था और 41 डिग्री सेल्सियस पे एल कितना है। अगर आप यहाँ पे गौर करोगे तो 22 डिग्री सेल्सियस पे और 41 डिग्री सेल्सियस पे एल क्या हो गया, ये एल डिक्रीज कर गया। क्यों डिक्रीज किया? क्योंकि टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर गया। टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है, वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाता है, और वॉल्यूम इंक्रीज कर गया यानी कि एम्प्टी स्पेस जो था वो कम गया है उसमें, इसलिए यहाँ पे एल इसका डिक्रीज कर गया। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल का बात करते हैं। इसमें क्या है कि एक टैंक दिया हुआ है, ठीक है, और उसका कांस्टेंट एरिया है और टैंक का वॉल्यूम दिया है 8500 क्यूबिक मीटर्स, और उसमें एक ट्रंकवे है जो 500 क्यूबिक मीटर का है, और उसी में जो टैंक ऑफ वॉल्यूम है 8500, उसमें ये 500 क्या किया है उसने इंक्लूड करके रखा है। और डेप्थ जो है टैंक का बोल दिया है कि 10 मीटर है, और ट्रंकवे का है 1 मीटर जो उसका हाइट है। पर हमें 5670 टन का ऑयल हम लोगों को लोड करना है, जिसका डेंसिटी हम लोगों को दे दिया है ऑलमोस्ट 0.7 मीटर है। सॉरी, ऑयल का डेंसिटी कितना है, 0.7 दिया हुआ है। तो हम लोगों को एल निकालना है जब हम लोग को लोडिंग कंप्लीट हो जाएगा। और जो एल पाइप जो है कहाँ पे दिया है, वो टॉप ऑफ ट्रंकवे पे दे दिया गया है। अभी ये वाली सिनेरियो इसमें है, ये डायग्राम आप देखो, ठीक है। एक टैंक था, उसका 8500 उसका टैंक का वॉल्यूम है, और 500 उसमें यहाँ ट्रंकवे लगा है उसका वॉल्यूम, और टोटल मिला के कितना था, 8500 था। और इसमें बोला है कि जो टैंक हो उसका हाइट कितना दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है, और जो ट्रंकवे है उसका हाइट कितना दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है। जितना हम लोगों को मास मतलब वेट जो लोड करना है वो क्या है, 5670 है, और डेंसिटी पता है 0.7 है। और इसके बाद क्या है, तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ ऑयल निकाल लेंगे। वॉल्यूम क्या निकालेंगे, मास को हम डेंसिटी से डिवाइड करेंगे, तो मास को डेंसिटी से डिवाइड करें तो इसका वॉल्यूम आ गया 8100 क्यूबिक मीटर। लेकिन यहाँ पे सपोज करो कि जो टैंक है उसमें तो हम 8000 ही लोड कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम आ गया 8100, तो 100 क्यूबिक मीटर कहाँ चला जाएगा, जो 100 क्यूबिक मीटर ऑयल जो है वो ट्रंकवे में जाएगा। तो यहाँ 500 क्यूबिक मीटर ये ट्रंकवे ऑक्यूपाई कर सकता है ऑयल को। तो जो 500 क्यूबिक मीटर में हम लोग का साउंडिंग 1 मीटर था, तो अगर 1 क्यूबिक मीटर होगा तो साउंडिंग होगा 1/500। तो इसलिए अगर हम लोग 100 क्यूबिक मीटर उसमें ऑयल रखते हैं तो 1/500 इंटू 100, यानी कि वो 0.2 मीटर तक का साउंडिंग ऑक्यूपाई करेगा जो ट्रंकवे है। तो इससे जो उसका साउंडिंग हम लोगों को कितना आएगा, जो 10 मीटर उसका टैंक का था वो तो फुल है, और 0.2 मीटर ये टंकवे का ले लेगा, तो 10.2 मीटर क्या हो गया, इसका साउंडिंग हो गया। बट हम लोगों से तो एल पूछ रहा है जो कंप्लीट होगा उसमें, तो एल के लिए क्या है, जो टोटल इसका हाइट था 11 मीटर, 10 मीटर टैंक का और 1 मीटर टंकवे का, 11 मीटर से 10.2 मीटर माइनस कर देंगे तो हमारा 0.8 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल का, तो इस न्यूमेरिकल में बोल रहा है कि एक टैंक है, ठीक है, और उसका जो वॉल्यूम है वो दिया हुआ है कि 6000 क्यूबिक मीटर है, और 12 मीटर डीप, यानी कि उसका जो मैक्सिमम साउंडिंग है टैंक का वो 12 मीटर दिया हुआ है। और उसमें जो भी लोड करना है ऑयल उसका डेंसिटी दे दिया है, और जो उसमें एक एल पाइप लगा हुआ है, ठीक है, और एल पाइप क्या है, 0.7 मीटर का हाइट है, और वो भी टैंक टॉप के ऊपर में है। यानी कि ये ऐसे बोल रहा है कि ये अपना एक टैंक था, ठीक है, इसका टोटल कैपेसिटी मान लो दिया है 6000 क्यूबिक मीटर, इतना हम इसमें ऑयल लोड कर सकते हैं। बट इसका हाइट जो मैक्सिमम साउंडिंग दिया हुआ है कि वो 12 मीटर था। और इसके बाद क्या बोल रहा है कि इसका टैंक, ये टैंक है, ठीक है, इसके टॉप पे एक एल पाइप ऐसे लगा पड़ा है, और उस एल पाइप का कितना है, 0.7 मीटर है हाइट है। और बोलता है कि जो पाइपलाइन है शोर का वो 8 किलोमीटर उसका लंबाई है, और उसका डायमीटर कितना है, 40 सेंटीमीटर से। तो जो भी इंटायर ऑयल है पाइपलाइन में उसको भी हम लोगों को लोड करना है, और जो अलावेंस है 2% वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज़ टू बी लेफ्ट फॉर एक्सपेंशन, यानी कि जो 6000 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑफ टैंक है उसका 2% हम लोगों को रहने देना है खाली जगह एक्सपेंशन के लिए। तो अभी इसमें 3 चीज़ें पूछा है। क्या पूछ रहा है, सबसे पहला, सबसे फर्स्ट पूछा है कि एल बताओ कब जो है रिफाइनरी से जो वाल्व को हम लोग बंद कर देंगे। सेकेंड, एल जब लोडिंग कंप्लीट हो जाएगा, और मास ऑफ ऑयल लोडेड। ये 3 चीज़ें पूछा उसने। तो सबसे पहले याद रखो कि वॉल्यूम ऑफ टैंक हम लोगों को पता था, हाइट पता था,
तो हम लोग को एरिया निकल जाएगा। तो जितना भी हम लोगों को 2% क्या करना था, वॉल्यूम जो है वो हम लोगों को रहने देना था एक्सपेंशन के लिए। तो जो 2% ऑफ वॉल्यूम, जो भी 6000 हम लोगों का मैक्सिमम उसका वॉल्यूम था टैंक का, उसका 2% निकालेंगे तो वो आता है 120 क्यूबिक मीटर। तो 120 क्यूबिक मीटर हम लोगों को खाली जगह रहने देना है टैंक में हमेशा। अब पाइपलाइन की बात आता है, जो पाइपलाइन है उसका हम लोगों को वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो उसको क्या करेंगे, जो भी एरिया ऑफ सर्कल है उसको लेंथ ऑफ पाइपलाइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्यों सर, जो पाइपलाइन है वो एक्चुअल में तो सर्कुलर ही आ रहा है, ठीक है, सर्कुलर होता है, और उसका जितना लेंथ है उसका जो 8 किलोमीटर बोल रहा है, उससे हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, और लेंथ हम लोगों को पता है कि 8 किलोमीटर था, तो हम लोग मीटर में कैलकुलेट करें इसलिए 8000 मीटर लिखे। अब आप इसे, जो उसका आर है हम लोगों को पता है उसमें कितना 40 सेंटीमीटर उसका दिया हुआ है न्यूमेरिकल्स में, 40 सेंटीमीटर उसका डायमीटर दिया हुआ है, ठीक ना। तो उसका हम लोगों का रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं 40/2। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, तो 40/2, और वो सेंटीमीटर में था तो उसको 100 से डिवाइड करके मीटर में चेंज कर दिए। अब पाई आर स्क्वायर इंटू 8000 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर इसका वॉल्यूम ऑफ पाइपलाइन आ जाएगा। आप एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये मेरे जितना भी ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ, मे भी उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो शायद कहीं कहीं गलत हो सकता है, तो उसके लिए कोई डाउट क्रिएट नहीं करने का। तो यहाँ पे आके आपका वॉल्यूम ऑफ पाइपलाइन हम लोगों को पता है 100.531 है। तो हम लोग ये निकालेंगे कि कितना ऑयल जो है हम लोग को लोड कर सकते हैं। तो टैंक का वॉल्यूम हम लोगों को पता है, उसमें से अगर वॉल्यूम ऑफ ऑयल जो भी पाइपलाइन में है उसको माइनस कर देंगे, और जो 2% का अलाउंस था उसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो हम लोगों को पता चलेगा कि कितना ऑयल हम लोगों को लोड करना है, और उस समय ही जो रिफाइनरी का वाल्व है उसको बंद करने के लिए बोल सकते हैं। यहाँ पे 6000 था वॉल्यूम ऑफ ऑयल, ये इसका आ गया 100.531, क्या कि पाइपलाइन में कितना वॉल्यूम है, और 120 क्यूबिक मीटर क्या है उसका एक्सपेंशन के लिए जो खाली जगह हम लोग छोड़ के रखे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ऑयल आ गया आपको इतना। अब जब आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ ऑयल आ गया, तो आप अगर वॉल्यूम को एरिया से डिवाइड करोगे, जो कि एरिया अभी हम लोग शुरू में निकाल चुके थे, तो ये आ गया इसका साउंडिंग, यानी कि 11.559 पे हम लोगों को क्या करना है, वहाँ का रिफाइनरी का वाल्व सेट करना है। उसके लिए एल पर हम लोगों को एल पूछा था, तो 12 मीटर उसका टैंक का साउंडिंग था, 0.7 मीटर उसका टैंक वे है, दोनों का ऐड कर दो और ये साउंडिंग जितना उसको माइनस करो, यानी कि 1.141 मीटर पे हम लोग रिफाइनरी का वाल्व सेट करेंगे। अब दूसरा बोलता है कि जो लोडिंग है कंप्लीट हो गया, तो उस समय हम लोगों का वॉल्यूम कितना होगा, 6000 टोटल वॉल्यूम था और 120 मीटर खाली जगह है, यानी कि इतना हम लोगों को क्यूबिक मीटर क्या था, वॉल्यूम ऑफ ऑयल था। तो साउंडिंग क्या होता है, जो भी वॉल्यूम है उसको एरिया से डिवाइड करो, वॉल्यूम को जैसे एरिया से डिवाइड किया तो हम लोगों को आ गया ये इसका मैक्सिमम साउंडिंग। तो एल क्या हो जाएगा, एल जो है मैक्सिमम साउंडिंग में से हम लोग क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। मैक्सिमम साउंडिंग का 12.7 और ये इसका साउंडिंग है 11.76, तो ये आ गया इसका कंप्लीसन पे हम लोगों को क्या एल होगा। अब मास भी पूछ रहा था कि जो ऑयल हम लोग लोड किए थे, जितना भी वॉल्यूम ऑफ ऑयल लोडेड है उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो। डेंसिटी हम लोगों को पहले दिया हुआ था, और ये क्या वॉल्यूम ऑफ ऑयल लोडेड हम लोगों को पता है, तो ये इसका इतना टन्स हम लोग कार्गो लोड कर सकते हैं। अब हम लोग अभी इसके बाद जितना भी न्यूमेरिकल्स है आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं, बट इन केस अगर आप लोगों को किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट होता है, ठीक है, तो आप बताओ कमेंट करके कि कौन सा न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को डाउट है, हम लोग ट्राई करेंगे वो वाले न्यूमेरिकल को स्पेशली सॉल्व करने के लिए। इसके बाद जो भी न्यूमेरिकल है आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। जितना भी ये शायद 99 पेज का है सारा न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ है। मे बी इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ा गलत होगा जो नंबर्स है, तो आप जब बनाओगे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे खुद से तो वो पता चल जाएगा, कहीं पे आपको दिक्कत होगा नहीं। ऑलमोस्ट जो भी प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पेपर्स हैं ना, हम लोगों ने सारे कवर करके रखे हैं इसमें। हर एक जो भी प्रीवियस ईयर्स पे जो भी पूछा है वो सारा का सारा हर एक न्यूमेरिकल इसमें हम लोग इंक्लूड करके रखे हैं।
कहीं पे आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। आप लोग बस सॉल्व करो और एग्ज़ाम्स के लिए अपना प्रिपरेशन करते रहिए।